सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के 80वें इजलास में एक बार फिर गजा का मसला आलमी एजेंडे पर छा गया। कहत और इंसानी बहरान के बावजूद अमेरिका ने छठी बार सलामती काउंसिल की सीज फायर जो रेजोल्यूशन है उसको वेटो कर दिया। हालांकि काउंसिल के 15 में से 14 अरकान ने इसकी हमायत की थी। अब पीर का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तनाजुर में के जनरल असेंबली इजलास में 150 ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इजलास में शिरकत करेंगे, जिनकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तयशुदा मुलाकात अब रीशेड्यूल होने की भी खबरें हैं। इम्कान है कि व्हाइट हाउस की बजाय न्यूयॉर्क में जनरल असेंबली इजलास के दौरान ये मुलाकात हो जाए। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा जो हुआ है, इस मुलाकात का एजेंडा क्या होगा इसके बाद, और साथ ही साथ इसराइल की हिमायत में अब अमरीका क्या तनहा रह गया है। अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेट्स ने भी एक अहम करारदाद पेश की है, जिसमें गैर मुसल्लह फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा किया गया है। इस तमाम सिफारती हलचल में सवाल ये है कि क्या आलमी बरादरी फ़लस्तीन के मसले पर कोई मौसर फैसला कर पाएगी। अमेरिका जो मुस्ततवा दिखाई दे रहा है, इसको किस तरह से रोका जाएगा, और साथ ही साथ जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उनकी मुलाकातें ये कितनी इंपॉर्टेंट है और किस हद तक हम देख सकते हैं इसमें डेवलपमेंट होगी। एहतशामुल हक साहब अपना तज्जिया देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब। ये जो सारी सिचुएशन है, इसमें सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि हम गजा की सिचुएशन से आगाज़ करें। ये जो हम देख रहे हैं कि दोबारा से विटो करना अमेरिका का, तो एक चीज़ तो वाज़ेह होगी कि अमेरिका किसी मूड में नहीं है कि सीज़ फायर के हवाले से इस हवाले से कोई सिचुएशन जो है वो बेहतरी की जानिब जाए। आप किस तरह से देख रहे हैं अब ये जो 80th इजलास होने जा रहा है, कितना इंपॉर्टेंट होगा? देखिए हमने ये जो छठी दफ़ा जिस अंदाज से सीज़ फायर को वीटो किया अमेरिका ने, और उसकी जो तोजीह दी है वो इतनी मज़ा का खेज़ है कि मेरा ख्याल है एक 10 साल के बच्चे से भी पूछा जाएगा वो तो कहेगा कि अमेरिका ने अपना जो स्टैंड लिया है इसको वीटो करने में वो क्या है। उन्होंने दो बातें की आमना, आप यू मस्ट हैव रेड दैट। वो कह रहे हैं कि जी एक तो ये है कि जी अपना हमास जो है वो हथियार डाल दे, और दूसरा वो कहते हैं कि जी वहाँ पर जंग बंदी होनी चाहिए। भाई जंग बंदी तो कौन कराएगा? आप ही के वहाँ पे जंग बंदी हो सकती है ना, आपके कहने पे तो ये सब कुछ हो रहा है। आप इजराइल पे दबाव डालें और जंग बंदी की तरफ जा सकते हैं। बाय द वे आपने एक फ़ैसला किया था और उन्होंने आपने एक डेडलाइन दी, बल्कि वार्निंग दी थी हमास को कि जी आप जाएँ वहाँ पर कतर में और दोहा में। वो टर्की में लोग बैठे तो कुछ लोग कहते हैं साजिश से बुलवाया, और 12 लोग गए वहाँ पे ये सोचते हो कि वार्निंग है अमेरिका की, तो हम बातचीत का दरवाज़ा खोलते हैं, इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल हल करते हैं। आपने देखा उन जिस तरीके से फिर आपने दोहा पे हमला किया गया, और इसी को सामने रखते हुए अंदाज़ा कर सकते हैं कि अमेरिका की संजीदगी कैसे है। दूसरा आमना देखें, जब आप कहते हैं हमास को कि आप हथियार डालें, तो इन सो मेनी वर्ड्स आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपको तो शिकस्त हो गई है। आपने दुनिया जहाँ की माइट, दुनिया जहाँ की ज़मीन से लगा दिया आपने गज़ा को। 70,000 लोगों की शहादतें हो चुकी हैं, कल ही 40 लोगों को मारा आपने। हमने देखिए रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कहा जाता है कि जंग अज़ीम 1, 2 और बाकी जंगों में जहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट हुए, हिटलर जैसे बंदे ने भी जो है ना अस्पतालों को इस तरह निशाना नहीं बनाया। और देखें वो आपको जिस तरह ब्लेटेंट कवर दिया हुआ है, जिस तरह एथनिक क्लिनजिंग हो रही है। और अभी देख लें, अब तो वो उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसराइल के, वो कहते हैं जी हमने प्लान बना लिया है कि हमने वहाँ पे इनको मारने के बाद रियल स्टेट का कारोबार हम कैसे करेंगे। इससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना वो कह रहे थे रवेरिया ऑफ मिडिल ईस्ट बनाएंगे गज़ा में, ये यहाँ से लोग चले जाएँ। तो असल बात है नीयत की। अमेरिका दबाव नहीं डालना चाहता। अमेरिका अपना अब क्या कहते हैं, यूरोप पे बड़ा दबाव है, जितने बड़े जलसे जुलूस रैलीज हुई हैं, और उन्होंने कहा हम एक्सेप्ट कर लेंगे, जिस पे नाराज़गी का भी इजहार किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जो बरतानिया ने कहा है। अब तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पे पता चल गया लोगों को कि अमेरिका की अशीर बात के बगैर आमना ये किसी सूरत में भी जो है ना ये आगे नहीं जा सकता। और जब वीटो अमेरिका कर दे, कोई एक रुकन भी कर दे, तो सीज फायर रेजोल्यूशन कामयाब नहीं हो सकती, नहीं हो सकता। देखें ना मसला क्या है कि देखना 15 मेंबर हैं, 10 आपने देखा कि नॉन परमानेंट हैं। इस दफ़ा पाकिस्तान भी उसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं उसके जो न्यूक्लियर पावर हैं। वो जब चाहते हैं, देखें कितनी बदकिस्मती है कि 14 एक तरफ हैं, एक तरफ जो है ना 15वां वोट जो है ना अमेरिका का, तो उन्होंने वीटो कर दिया। अब ये इसको दुनिया तो देख रही है, क्रिटिसाइज भी कर रही है, इंटरनेशनल प्रेस भी लिख रहा है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी इस पर बात कर रही है, लेकिन एपैथी जिसको हम कहते हैं अमेरिका के पार्ट पे ज़्यादा है। और ये मुनाफकत वायदे में मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगा। अभी देख लें जिस तरीके से मार्को रूबियो निकले थे वहाँ से वाशिंगटन से, उन्होंने कहा था कि जी जो हमास ने किया बिल्कुल ठीक किया।
JD वहाँ से जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने भी इस तरह की बात की थी। तो सवाल तो ये है कि जब आप खुद तैयार नहीं है, अमेरिका तैयार नहीं है, वेस्ट उस तरह तैयार नहीं, तो जंग बंदी कैसे होगी? शॉर्टली एक बात है, एक चीज को रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर हम अपनी अगली स्टोरी के जाने बढ़ते हैं। अब जो प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात है सदर ट्रंप के साथ, क्या वो तो नहीं खतरे में पड़ जाएगी, अमेरिकी सदर का मूड चेंज ना हो जाए इस चीज़ पे कि इजराइल के तराजुर में हम देख रहे हैं जैसे सऊदी अरब का और पाकिस्तान का एक अलायंस बना है, ऑब्वियसली इस पे रिस्पांस तो हर जानिब से आ रहा है, तो अमेरिका इसको किस लेंस से देख रहा होगा? देखिए, उनके जिस तरह माशी मफादात है और डिफेंस के मफादात हैं हमना अमेरिका के, वो कभी भी नहीं करेंगे। अभी देखें, भले अंदर से जल कुड़ रहे हों कि ये कैसे हो गया, एक इतना ज़बरदस्त लैंडमार्क मायदा हो गया डिफेंस का, और बगैर नाम लिए जब उनसे सवाल पूछा गया सऊदी के ऑफिशियल से, क्या जी ये न्यूक्लियर का भी एक ऑप्शन है? उसने कहा ऑल पावर्स इंक्लूड, कि पाकिस्तान हमें मदद देगा, दूसरे अल्फाज में न्यूक्लियर भी होगा। तो इतनी आसानी के साथ अमेरिका उनको, जिसको कहते हैं, नाराज़ नहीं करेगा, GCC कंट्री को नाराज़ नहीं करेगा। अभी बात यह है कि पाकिस्तान जिस तरीके से अपने हिसाब से बड़ा न्यूट्रल होकर चल रहा है, जिस तरीके से आपने देखा आपने मदद की थी ईरान और इजराइल की जंग बंद कराने में, जिस तरह आपने देखा हमारे फील्ड मार्शल वहाँ गए थे, उनसे रिक्वेस्ट की गई थी ट्रंप साहब की तरफ से कि जाएं आप ईरान को ज़्यादा समझते हैं, मामला ठीक करें। तो हमारा एक अब रीजन में एक बहुत बड़ा अपना रोल बन गया, हम रेलेवेंट हो गए हैं। अब हमारी जो है ना, जिस तरीके से बात सुनी जा रही है, प्राइम मिनिस्टर वहाँ जा रहे हैं, बाय द वे आप देखें कि फील्ड मार्शल भी वहाँ जा रहे हैं। तो आइंदा का जो इंटरनेशनल सिनेरियो, पॉलिटिकल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बनना है, इस रीजन में बियॉन्ड दैट मेरा ख्याल हमारी बात सुनी जाएगी, और इस पर मेरा ख्याल बड़ा शदीद दबाव आएगा इंटरनेशनल मीडिया का भी और मेरा ख्याल बाकी मालिक का भी, कि अब जिस तरीके से आपने इस कदर ज़मीन पर लगा दिया, उनको जंग बंद करवानी है तो अमेरिका ही करवा सकता है, वो इजराइल पे दबाव डालेगा। वो नहीं डाल रहा, इसलिए डाल रहा कि उनको लग रहा है कि अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रंप को लगता है कि यहूदियों के बगैर मेरी सर्वाइवल नहीं है, उनकी सपोर्ट के बगैर मैं जी नहीं सकता। तो बड़ी हद तक ये ठीक है, इसलिए वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। बिल्कुल ठीक है। इत्तेशाम साहब साथ ही रहिएगा, अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट बरतानिया के दौरे पर और इस दौरान उन्होंने बगराम एयर बेस पर हैरानकुन इंकशाफ किया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ये बेस तालिबान को मुफ्त में दे दी थी, लेकिन अब उसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये चाइना के जौहरी हथियारों के मकाम से सिर्फ 1 घंटे की मुसाफत पर है। इस बयान पर बरतानवी वज़ीर आज़म के चेहरे के तासुरात भी बदल गए। सदर ट्रंप ने लंदन के मेयर सादिक खान को दुनिया के बदतरीन मेयर्स में शामिल करके उन पर सख्त तनकीद की और कहा कि लंदन क्राइम और इमिग्रेशन के मसाइल में डूबा हुआ है। ये नहीं, अगर हम बात करें सदर ट्रंप के इस विज़िट के हवाले से, तो शाही इशाइये में सादिक खान को ना बुलाने की भी दरख्वास्त की गई। दूसरी जानिब सिर्फ ये अफ़गानिस्तान के लिए नहीं, बल्कि भारत को भी एक और झटका लगा है, और वो है चाबहार पोर्ट। उस पर पाबंदियों की रियायत ख़त्म कर दी गई है, जिससे बराह रास्त भारत के मंसूबों और सरमायाकारी पर असर पड़ेगा। सदर ट्रंप के हालिया बयान के बाद सवाल यह है कि क्या बगराम बेस की वापसी मुमकिन हो सकेगी? क्या चाइना को पैगाम देने की एक थ्रेट है? क्या मामलात है और इसके असरात किस हद तक हो सकते हैं? इत्तेशाम साहब के साथ हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। ब्रिगेडियर साहब, ये बगराम एयर बेस लेना, पहले अमेरिका निकलना चाहता था अफगानिस्तान से और कह रहा था कि जी यहाँ पे हमारी फ़ौज और हमारी जो जितनी भी हमारे फाइनेंसेस हैं वो एक बहुत बड़ा बर्डन है। अब दोबारा सदर ट्रंप साहब जंगें ख़त्म करने की बात करते हैं, लेकिन बगराम एयर बेस के हवाले से फिर उनकी जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त इंटेंशंस हैं वो भी सामने आ चुकी हैं, बरमला उसका इजहार कर रहे हैं और उनकी नज़रें हैं चाइना पर इस वक्त। आप इसके क्या असरात होते हुए देख रहे हैं और क्या वाकई ये इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं? जी हाँ, देखिए, मेरे ख्याल में एक तो 40 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ काबुल भी है, जोग्राफिकली स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्रॉस रोड्स पे है, और देखें पाकिस्तान नज़दीक है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक नज़दीक हैं, रशिया नज़दीक है, चाइना जिस तरह आपने कहा वो 1 घंटे साथ ही चाइना भी है, फिर यहाँ से ईरान भी नज़दीक है। तो एक वो वाला इसमें फैक्टर है। फिर इसकी जो पास में देखें कि सबसे बड़े यहाँ पे रनवेज हैं, यहाँ पे हैवी जहाज उतरते रहे हैं, बम्बर्स उतरते रहे हैं, और जितने हैवी रिफ्यूलर व्हीकल यहाँ वो जो जहाज थे वो यहाँ पे मौजूद थे। तो और इसके बाद यहाँ से ड्रोन ऑपरेशन जितने भी हुए हैं खित्ते में वो यहाँ से होते रहे हैं। तो इसकी बड़ी सिंबॉलिक वैल्यू भी है, नेटो के लिए भी, ISF के लिए भी, USA के लिए भी। अब इन्होंने जब कहा है कि हम दोबारा इसको लेना चाहते हैं तो उसकी वजूहात भी कुछ समझ में आती हैं। एक तो उन्होंने खुद कहा कि यहाँ से हम बैठ के चाइना को देखना चाहते हैं, फिर साथ साथ वो सेंट्रल रशिया पे भी इसमें यहाँ से है, ईरान भी कहीं इतना दूर नहीं है। सो एक ये फैक्टर है। सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है वार ऑन टेरर के बारे में। देखिए 9/11 हुआ था
उसके बाद अफगानिस्तान पर जब अमेरिका ने हमला किया, सो अल-कायदा के अगेंस्ट ये हमला हुआ था। आज अल-कायदा अफगानिस्तान में दोबारा मुनज़्ज़म हो चुकी है। जितने सूबे हैं स्पेशली विद बॉर्डरिंग विद पाकिस्तान, वहाँ पे फितना और ख्वारिज के साथ उनके लिंक्स एस्टेब्लिश हो चुके हैं, और अफगान तालिबान के साथ भी ये मिले हुए हैं। तो एक नया थ्रेट वहाँ पे हो रहा है। इस्लामिक स्टेट जिसका थ्रेट हमने मॉस्को में देखा, किरमान में देखा, तुर्किया में देखा, तो वो भी वहाँ पे मौजूद है। सो देयरफॉर वो चाहते हैं कि यहाँ पे आके कि एक तो पाकिस्तान के साथ भी फ्यूचर में जो कोऑपरेशन की उन्होंने बात की थी वो भी है, फिर वो ये भी समझते हैं कि न सिर्फ ये यहाँ पे है, अफगानिस्तान हैज़ बिकम ए हब ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो देखे फॉर्मर जो कमांडर थे जनरल कुरेला फ्रिक्वेंटली वो कहते रहे हैं, और जो सेनेट की आर्म्ड कमेटी के सामने भी पेश हुए थे, तो वहाँ भी उन्होंने बात की थी कि यहाँ पे क्या थ्रेट डेवलप हो रहा है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था ये फितना और ख्वारिश सब्सिक्वेंटली विल बिकम ए थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस। तो ये वजूहात है, अब इनको मद्देनजर रख करके वो कुछ ना कुछ ऑफर भी करेंगे अफगान तालिबान को। अच्छा, ये तो वहाँ तो ऑफर तो की जाएगी, अफगानिस्तान से क्या फैसला होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट चाइना पे क्या होगा? और दूसरा, चाइना क्या अलाउ करेगा, क्या आने देगा इस खित्ते में दोबारा अमेरिका को? अब जो जितनी बड़ी पावर इस वक्त चाइना बन चुकी है, और अफगानिस्तान में भी चाइना की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद ईरान के साथ ताल्लुकात या रशिया के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान के साथ, इस खित्ते में जो बढ़ता हुआ इंटरेस्ट चाइना का हम देख रहे हैं, उसके बाद चाइना कितनी बड़ी हिंड्रेंस बन सकता है इनके लिए यहाँ पर? चाइना बिल्कुल नहीं रोकेगा। देखिए, चाइना कभी अभी तक हमने देखा है कि वो अपने इकोनॉमी पे, ट्रेड पे फोकस है, BRI पे है, इन चीज़ों पे है, इस पर कभी नहीं रोकेगा। इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन द अफगान तालिबान गवर्नमेंट। कुछ लोग कुछ देर वाली बात पे हो सकती है। और देखिए, अब इसमें एक और भी फैक्टर था, US वेपन जो छोड़ के गए हैं, तो वो तो मांग रहे थे ना प्रेसिडेंट ट्रम्प कि हमारे वेपन हमें वापस कर दो। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, प्रेशर बिल्ड हो सकता है। देखें, ऑलरेडी सैंक्शन से जो वीकली को $40 मिलियन आ रहे थे, वो तो उन्होंने बंद करवा दिए हैं, जो वहाँ अफगान तालिबान के पास जा रहे थे। सो कुछ ऐसा हो, कोई रोकेगा नहीं। जब वो कहेंगे हमने लेना है, द ओनली थिंग इट इज द अफगान तालिबान जिन्होंने डिसाइड करना है। अल्टीमेटली मुझे लग रहा है ना रशिया रोकेगा ना चाइना रोकेगा, अल्टीमेटली अमेरिकन आएंगे इसके अंदर आके इसको टेक ओवर कर लेंगे। ठीक है इत्तेशाम साहब, जैसे ब्रिगेडियर साहब भी ये बात करें कि यहाँ पर बगराम एयर बेस के हवाले से ना तो चाइना कोई हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है, ना ही रशिया को कोई प्रॉब्लम होगी, और बगराम एयर बेस के हवाले से अफगान तालिबान से ही निगोसिएशंस होंगी। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? और इसमें ज़रा ये भी ऐड ऑन कीजिएगा, ये जो चाबहार पोर्ट के हवाले से पहले रशियन ऑयल पे हमने देखा कि इंडिया को सैंक्शंस का सामना रहा, सैंक्शंस तो नहीं लेकिन उन पे मुश्किलात बढ़ गई टैरिफ्स की सूरत में, और अब यहाँ पर सैंक्शंस ईरान को प्रेस करने के लिए की जा रही हैं। तो इस पर एक जानिब हम देखते हैं कि वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को अपना दोस्त भी कहते हैं, उनको बर्थडे ग्रीटिंग्स भी देते हैं, उसके बाद ये वाली सैंक्शंस और इस तरह के मामलात, ये क्या पैगाम देता है? देखिए, हम ना चाबहार पे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को बड़ा शदीद गुस्सा है मोदी पे। ये कई हवालों से रिपोर्ट भी चीज़ें हुई हैं कि बार बार कहने के जो न सिर्फ तेल ख़रीदा जा रहा है, बल्कि अब लेटेस्ट खबर ये है कि वो अपना डीजल ले के रशिया से वो यूक्रेन को इंडिया जो है ना बेच रहा है। वो कुछ हवाले से सुना है कि उनके भी अपना रिजर्वेशन सामने आई है, रशिया की भी। और अमेरिका को तो बहुत ही शदीद गुस्सा है कि रशिया जो है ना वो अपनी वॉर सस्टेन कर रहा है दो एक वजूहत पे, जिसमें सबसे बड़ी वजह है जो तेल ले रहा है हिंदुस्तान वहाँ से। एक तो ये कि एक वजह ये बनी है, और चाबहार जो है ना हमारे लिए तो इस लिहाज से भी बड़ा अच्छा, हम तो ये समझ रहे थे कि ये कॉम्प्लीमेंट करेंगे चाबहार और गवादर, लेकिन आपने देखा उस वक्त ईरानी भी नाराज़ नज़र आते थे थोड़ा सा हमारे से। अब वो भी वैसे अंदर से खबरें आ रही हैं कि वो भी उनको भी इतनी तकलीफ़ नहीं है, वो चले जाएँ चाइनीज़ कंट्रोल संभाल लें, या इन सो मनी वर्ड पाकिस्तान के साथ लगता है कि वो आ जाएंगे इस मामले में। तो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान के लिए तो बड़ी परेशानी है हर तरफ से कि अब अमेरिका उनके ऊपर टैरिफ लगाए चले जा रहा है, कम नहीं कर रहा। ऊपर से लेटेस्ट ये जो बात की उन्होंने चाबहार वाली, हिंदुस्तान के लिए बहुत ही जिसको कहते हैं सैडनिंग अफेयर बनता जा रहा है उनके लिए। अब आ जाए बगराम पे। हम ना देखिए, हम ना बगराम जो है ना ये इतना इंपॉर्टेंट बेस है कि सबको पता है लार्जेस्ट दुनिया का ये बेस है। कुछ कहते हैं शायद अमेरिका में इससे बड़ा है। काबुल में जो अमेरिका की एम्बेसी थी, जो अभी मौजूद है, दुनिया की सबसे बड़ी एम्बेसी थी, और दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे अपना रनवे जो है ना वो 2 किलोमीटर से ज़्यादा, 2 मील से ज़्यादा का वहाँ पे है। बड़े बड़े बम्बार जहाज़ आ सकते हैं। फिर आपके बाद वो अपना क्या कहते हैं सामान ले जाने वाले एयरक्राफ्ट जो है ना वो यहाँ पे आते थे। तो अब इनको एहसास हो रहा है
ख़बरें अंदर से आ रही हैं हमने ये है कि अमेरिका को ये पता चला है कि जी चाइनीज़ जो है ना वो पहले ही वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पे बगराम एयरपोर्ट को, एयर बेस को। तो फिर इसको अगरचे डिनाई किया था अफ़गानिस्तान ने, लेकिन अब 3 अहदाफ बताए जाते हैं अमेरिका की तरफ से जो इस बगराम के हवाले से। एक तो कहते हैं कि जी हमने जो वहाँ पे जाना है, चाइना की जो प्रेजेंस उसको हमने कम करना है, उसको कंटेन करना है वहाँ पे रीजन में। मसलन क्या है, अभी आप देख लें 2024 की एक कब की रिपोर्ट है, हाँ 2023 की एक रिपोर्ट है इनकी पेंटागन की। वो ये कहते हैं कि जी चाइना जो है ना वो अपने मगरबी बॉर्डर पे वो इस वक्त 600 न्यूक्लियर जो है ना वो स्टॉक पाइल बना चुका है, वॉर हेड बना चुका है, और वो 2030 तक ये न्यूक्लियर वॉर हेड जो है ना इनको वो 1000 की तादाद में लेके चले जाएगा। उनका ये ख्याल है कि जितना ज़्यादा ये इनके लिए पोटेंशली फिजिबल ये चीज़ हो सकती है चाइना के लिए कि वो अपने मगरबी बॉर्डर के ऊपर जिन जिन को काउंटर कर सकता है वो पूरी करने की सलाहियत रखता है। तो अब ये पिछले साल मार्च पे इस पे काम शुरू हो गया था। अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को ट्रम्प ने कहा था कि ये तय करें चीज़ें, और उनमें एक ये तय करना है कि जी हमने इंटेलिजेंस करनी है चाइना की, दूसरा हमने उनका है कि जी हमने वहाँ पे जो अपना टेररिज्म है उसको हमने रोकना है, और तीसरा उनका ये है कि जी रेयर अर्थ मटीरियल जो है मेटल्स हैं वो चाइना वहाँ पर लेके जा रहा है या वहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है, या उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने वहाँ दे दी है, अपना जाने की इजाज़त दे दी है। तो हमें भी ये करना चाहिए। लेकिन तज्ज़ियाकार ये बात कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें अमेरिका हासिल नहीं कर सकता जब तक कि उसकी मिलिट्री प्रेजेंस वहाँ पे नहीं होगी। अभी आप देखते हैं तो तजर्बा बताता है, वो तो रशिया भी मार खा के गया, अमेरिकी भी गए, लगता नहीं दोबारा जाएंगे। लेकिन अब चाइना के कॉन्टेक्स्ट में लगता है कि बहुत डेस्परेशन है। इनको लग रहा है कि चाइना जिस तरह पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और अपना क्या कहते हैं डिफेंस के लिहाज से जिस तरह आगे जा रहा है, इसको कंटेन करने का एक ही तरीका है कि ये हम जाके बगराम में बैठें या हमें ऑपरेट करने की इजाज़त दी जाए, और हम रशिया को भी वहाँ से देखेंगे। रशिया चाइना का जिस तरह हाथ मिला लिया उन्होंने ग्लोबल साउथ में, जिस तरीके से 4 आप न्यूक्लियर पावर वहाँ बैठी हैं, तो अमेरिका को अब लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों में उनका जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड का एक जो ख्वाब था कि ये हमेशा रहेगा, मेरा ख्याल है वो अब बुझता चला जा रहा है। अब दुनिया जो है ना वो इस तरफ नहीं आ रही। लोग कहते हैं जी बैठ के बातें करें, तो मेरा ख्याल है ये अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल फ़ैसला होगा। और तालिबान जो है ना वो भी चाहते तो हैं कि बातचीत हो जाए। देखें ना इस वक्त जितनी आमना सफारती सतह पे अफगान तालिबान की तनाई हो चुकी है, वो चाहते हैं कि मामला ठीक किया जाए। वो $40 मिलियन जो हर महीने दिया जा रहा था वो रुक गया अमेरिका की तरफ से। हाँ अब ये बात हो सकती है वो कहें कि जी ठीक है हम आ जाएँ आपके साथ कोई मामला तय करते हैं। इतनी आसानी के साथ तो वो भी नहीं मानेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर फिर एक लहर उठ जाएगी कि भाई हमने इनको निकाला है, आप फिर इनको आप प्रेजेंस दे रहे हैं, तो इतना आसानी के साथ नहीं हो सकेगा। लेकिन इसको हम कहते हैं ना पोस्चरिंग, सिग्नलिंग, मैसेजिंग, वो जो है ना चाइना के खिलाफ हो रही है। और दूसरी तरफ आप देख लें वेस्ट में एक बिल्कुल अलार्म पैदा हो गया कि यार ये तो नए सिरे से मुश्किलात पैदा हो जाएंगी अगर ये अमेरिका और चाइना की ये टसल रहती है, तो ये तो पूरी दुनिया में ये ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस और बढ़ जाएगा, मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। तो मेरा ख्याल अब देखना यही कि इसमें कितना सीरियसली प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें अमल करवाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक है। एहतशाम साहब आप साथ ही रहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। पढ़ते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एनर्जी सेक्टर के हवाले से खबर है, उस पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान में बिजली महंगी होने की सबसे बड़ी वजह कैपेसिटी चार्जेस बताई जाती है, जो IPP से किए गए मुआहदों के तहत हर सूरत डॉलर में अदा करने पड़ते हैं, चाहे हुकूमत उनसे बिजली खरीदे या ना खरीदे, और यूजर्स पर ये बोझ बढ़ता ही जा रहा है। 2013 में कैपेसिटी चार्जेस का हजम सिर्फ 185 अरब रुपए था, जबकि माली साल 2025 में सार्फिन ने 1952 अरब रुपए की खतीर रकम बतौर कैपेसिटी चार्जेस अदा की। जबकि पावर रेगुलेटरी नेपरा ने IPP से ऐसे मुआहदों पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि कैपेसिटी चार्जेस को कोई मौजज़ा ही ख़त्म कर सकता है, वरना इन्हें ख़त्म करना मुमकिन नहीं। अवामी सबात में के इलेक्ट्रिक की खामोशी पर भी सवालात उठे कि जब बाकी डिस्कोस दरख्वास्तें जमा करा रही हैं तो के इलेक्ट्रिक क्यों पीछे है। कैपेसिटी चार्जेस पर जब रेगुलेटरी इदारा बेबसी का इजहार कर रहा है तो फिर इन्हें ख़त्म कौन करेगा और कैसे होंगे। इसी पर बात करने के लिए साथ हमें ज्वाइन किया डॉक्टर खालिद वलीद ने, एनर्जी एक्सपर्ट हैं, उनको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब आप क्या देख रहे हैं, कैपेसिटी चार्जेस अभी तक ख़त्म ना होने की राह में हम क्या रुकावटें देख रहे हैं, गवर्नमेंट को क्या इस वक्त चैलेंजेस का सामना है? चूँकि हम कैपेसिटी चार्जेस के हवाले से जब एक पूरी कैंपेन चल निकली थी, इस पर काफ़ी बात भी हो रही थी, फिर गवर्नमेंट ने काफ़ी IPP से बात भी की और हमने देखा कि उनके साथ एंड भी किए गए मुआहदे, उसी की हम देख रहे थे कि उसी की मद में बताया भी जा रहा था कि काफ़ी बचत भी इन्होंने की है, लेकिन उसके बाद दोबारा अभी तक हम कैपेसिटी चार्जेस की मद में काफ़ी रकम अदा कर रहे हैं। उसकी रीज़न्स आप क्या समझ रहे हैं?
जी बहुत शुक्रिया। जी देखें, ये प्लानिंग का फुकदान है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि जब लोड शेडिंग का क्राइसिस था उस टाइम पे हमने इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इंस्टॉल कर ली, कैपेसिटी इंस्टॉल कर ली। उस टाइम पे हमने ये नहीं देखा कि ये जो जब आपने पावर परचेजिंग एग्रीमेंट्स किए हैं जो कि फिक्स्ड हैं, इसकी डिमांड कैसे जनरेट होगी। और अब जैसे जैसे आपका डॉलर ऊपर जाता गया, एक एग्जांपल के तौर पे मैं हमेशा बताता होता हूँ कि जब 2016, 17, 18 में जब ये पावर प्लांट्स लग रहे थे तो कैपेसिटी चार्जेस पर यूनिट टर्म्स में 3.3 रुपए थी। अब वो बढ़ के 12 रुपये 13 रुपये पर यूनिट हो गई है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे डॉलर की कीमत में इजाफा होता है वैसे वैसे आप जो है वो कैपेसिटी चार्जेस बढ़ाते जाते हैं। और दूसरी तरफ से इस कैपेसिटी चार्जेस में इजाफा तब होता है जब आप, क्योंकि ये फिक्स्ड है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जब कम होती है तो भी पर कैपिटा टर्म्स में, पर यूनिट टर्म्स में कैपेसिटी चार्जेस जो है वो बढ़ते जाते हैं। सिर्फ आपको एक एग्जांपल अगर दूं, जो फिस्कल ईयर 2026 है, ये जो अभी आप साल गुजर रहा है, इसके लिए जो प्लानिंग की गई है इसमें आपके जो इंपोर्टेड कोल पावर प्लांट्स हैं उसका एक यूनिट आपको 61 रुपये का पड़ेगा इस साल के लिए। और इसमें सबसे बड़ी वजह कैपेसिटी चार्जेस की ही है। और कैपेसिटी चार्जेस एक दो सूरतों में कम हो सकते हैं। एक ये कि आप अपने मैक्रो इकनॉमिक इशारियों को ठीक करें, एक्सचेंज रेट को कम करें, इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखें, कम करें, इन्फ्लेशन को कम करें, तो ये वापस उस सतह पे आ सकते हैं जो कि बड़ा मुश्किल है। एक मोजा ही उस चीज़ को बचा सकता है। आपने ठीक कहा, वो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी के कलीग्स हैं वो भी ठीक कह रहे हैं कि मोजा ही बता सकता है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप इन पावर प्लांट से जान छुड़ा लें, क्योंकि आप इनको ना तो यूज़ कर रहे हैं फिर भी आप इनको पैसे देते जा रहे हैं। दुनिया में इस तरह के मैकेनिज्म्स मौजूद हैं जिनको आप अर्ली रिटायरमेंट इनिशिएटिव्स कहते हैं, ख़ास तौर पे फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स के लिए या इंपोर्टेड कोल प्लांट्स के लिए। अगर आप उन मैकेनिज्म से, इंस्ट्रूमेंट से फ़ायदा उठाते हैं और इंटीग्रेटेड प्लानिंग करते हैं, हमारा मसला ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, पावर डिवीजन, नेपरा, वो इस तरह के इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सप्लोर ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल, आपका कार्बन क्रेडिट्स को यूज़ करते हुए कोल टू क्लीन क्रेडिट इनिशिएटिव का एक मैकेनिज्म है जिसमें अगर आप मुतय्यन उम्र से पहले इंपोर्टेड कोल प्लांट को रिटायर करते हैं या कोल प्लांट को रिटायर करते हैं तो जितने साल आपने एमिशंस नहीं की या कोयला फिजा में नहीं छोड़ा उसके आपको पैसे मिलते हैं कार्बन क्रेडिट्स की मद में। तो पाकिस्तान को इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को जो है वो एक्सप्लोर करना है ताकि आप कैपेसिटी चार्जेस को नीचे लेके आ सकें। तो ये जो एक मिथ बना हुआ है कि एक मोजा ही बचा सकता है, कम कर सकता है कैपेसिटी चार्जेस को, तो ये शायद प्लानिंग का फुकदान है, ये नए इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सप्लोर ना करने का फुकदान है। तो इस चीज़ को अगर थोड़ा सा इंटीग्रेटेड प्लानिंग के साथ सॉल्व किया जाए तो पाकिस्तान इस कैपेसिटी ट्रैप से बाहर निकल सकता है। बिल्कुल ठीक है। एहतशाम साहब, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी उनकी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से मुतासिर हो रही है और उनके कंसर्न्स भी हैं, इससे रिलेटेड सेक्टर के जो लोग हैं उनकी जानिब से बारहा अपने कंसर्न्स का शो करवाए जा रहे हैं कि भाई हमें एक तो रीजन में सबसे ज़्यादा हाई प्राइसेस पे करनी पड़ती हैं, बल्कि रीजन को छोड़ के अगर हम यूएस की बात करें उससे भी ज़्यादा, और यूरोपीय यूनियन की निस्बत तो 18% हाई प्राइसेस जो है पाकिस्तान पे कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं जो पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स की बातें थी वो अभी तक सिर्फ बातों की हद तक है, ये इस पर वाकई को काम हो रहा है? ख़ास तौर पे अगर हम डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन जो IMF के साथ इनकी कंडीशन भी है उस पर कब तक अमल दरामद होगा? देखिए, हम ना वो कहते हैं कि अपना डेवल लाइज इन डिटेल्स। ये जो इनके माहदे किए गए थे ना, वो आपको याद होगा कि 2094 में जो पावर पॉलिसी बनाई गई थी और फिर उसको रिफ़ाइन किया गया था 2002 में, उसमें आप देख लें जब माहदे किए गए थे IPPs के तो 7 सेंट, 9 सेंट, 11 सेंट पे शुरू हुए तो बाद में बढ़ते चले गए। उस तरह रीजन में जो है ना 4 सेंट, 5 सेंट पे बांग्लादेश भी, श्रीलंका भी, इंडिया भी ये वायदे कर रहा था। तो हमने बढ़ के किए। उसकी वजह है, बड़ा वादे तौर पे बताता हूँ कि सब ने माल खाया बीच में। उन्हें कहा कि आप रेट ज़्यादा दे दें, हमें क्या देंगे। ये IPPs ने उनको माल खिलाया, रेट उन्होंने ज़्यादा दे दिया और आज तक ये भुगतते चले आ रहे हैं। देखिए, हम ना एक तो नेपरा का रोल है जो हाथ उसने खड़े कर दिए। फिर इसमें आप देखें वो सेंट्रल आपकी जो इनकी है पावर परचेज एजेंसी जो है, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने भी आज तक वो एडिक्वेट इसका जिसको स्क्रूटनी नहीं IPPs की, कोई ऑडिट नहीं किया इनका। और फिर आमतौर पे सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब इस पे बात करें कि आज तक कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट पावर जनरेशन का एनालिसिस पाकिस्तान में नहीं हो सका। अब देखें, सवाल तो ये है कि जो जिन 6 कंपनियों के साथ IPPs का वायदा हुआ था, मुझे याद है वो इन्होंने डिसमेंटल कर दिया था, वो टर्मिनेट किया था पावर परचेज एग्रीमेंट। और आपने देखा है
₹1.02 बिजली की कीमत कम कर दी गई थी। अब आगे उनको कैसे लेके जाना था, कितने अरसे के लिए था, मेरा ख्याल है साल 2 साल तक चला है, उसके बाद वो रोक दिया गया। फिर बाकी जो आपने देख लें कि 90 से ज़्यादा IPPs ऑपरेट कर रही हैं, उनके साथ कोई मायदा नहीं हुआ। फिर बीच में आपने जिक्र किया लिबर्टी पार ने बड़ी कोशिश की, एक बड़ी ज़बरदस्त अदारा है वो, उन्होंने ऑफ़र किया कि जी ठीक है हम रूपी में काम करने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान के मफाद में आए बैठ के बात करते हैं और रेट भी कम कर देते हैं। उनको शायद किसी ने पूछा ही नहीं। अब सवाल ये कि यहाँ तो वेस्टर्न इंटरेस्ट है, सारे पॉलिटिकल लोग हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, PMLN के लोग हैं, उसके बाद आपने PTI के लोग हैं, MQM के लोग भी किसी हद तक हैं या उनको सपोर्ट करते हैं जिनके IPPs हैं। मंशा साहब वो लीड करते हैं सारी बिजनेस कम्युनिटी को। जब बैठ के बात होती है वो कहते हैं जी इस पर कैपेसिटी चार्जेस पे बात करें, ये तो आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, एग्रीमेंट को आप ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो हम इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे। देखिए ना, रोना तो ये है कि इन एग्रीमेंट को जो आप बात कर रही हैं हम ना उनको रिवाइज़ नहीं किया जा रहा। ये वॉलंटरली था, एक एफर्ट किया गया था, इनको प्यार मोहब्बत में बताया गया कि देखें मुल्क नुकसान में जा रहा है, हुकूमत की पोजीशन बहुत ख़राब है। आज आप हिसाब लगाएं तो 54 अरब रुपया रोज़ाना, 54 अरब रुपये का रोज़ाना का कर्जा लिया जा रहा है। और फिर ये हमारा पावर सेक्टर जिस तरह डूब रहा है, हम ना देखें ट्रांसमिशन लाइन हैं इतने ज़्यादा हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, बिजली की चोरी है, उसके बाद इनएफिशिएंसीज़ हैं, क्या नहीं है। अब सवाल है कि इस पर तवज्जो कोई देने की कोशिश नहीं कर रहा। नतीजतन 3 ट्रिलियन रुपीज़ से ज़्यादा का आप देख लें सर्कुलर डेट बिजली का है, 2 ट्रिलियन का डाल दें, वैसे तो दावे करते हैं कुछ कम हुआ है, अपना गैस का तो 5 ट्रिलियन से ज़्यादा का बन गया। अब ये है कि जब पॉलिटिकल विल नहीं होगी हुकूमत की तो ये बात नहीं बनेगी। अभी रह गया सवाल, उन्होंने तो जो एग्रीमेंट किए पुराने अपना IPPs ने, वो तो कहते हैं जी आपसे गलती हुई, हम तो नहीं मानते। देखिए ना, होना तो चाहिए था। आज आप लोग तवक्को करते हैं कि जी आप मुल्क के मफाद में थोड़ा थोड़ा कंसीड करें, सारे लोग टैक्स दें, और जिनका बहुत ज़्यादा, उनको जब बताया गया कि जो माहदे हुए थे गलत हुए थे, अब आपने बहुत पैसा कमा लिया। वो कहते हैं इतना पैसा जितना आपने लगा के पावर प्लांट लगाया था उससे 8-10 गुना ज़्यादा आप कमा चुके हैं। इसके बावजूद आमना वो दे आर अनप्रिपेयर्ड टू रिड्यूस द टैरिफ। तो ये तो गलती कहीं हो रही है ना। अब इस पर तो एक ही तरीका है, जो झाड़ू लगाया जाए, SIFC का एक बड़ा रोल बनता है, वो इनको कन्विंस करे कि भाई नथिंग डूइंग इस तरह नहीं चल सकता, हमारा तो पावर सेक्टर बैठ ही गया। और दूसरा जो आप बात कर रही हैं आमना, ये क्रिमिनल नेगलिजेंस हो रही है, ये क्यों नहीं डिस्कोज और जिनको जो नुकसान दे रही है इनको प्राइवेटाइज क्यों नहीं करने देते। मैं बड़ा वाज़े तौर पे कहता हूँ, हमारी जो बैठे हुए हैं ब्यूरोक्रेट्स वो इसको नहीं होने देते, क्योंकि उनका बहुत बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट है। अब किस किस चीज़ का आप रहेंगे, प्रोसेस में क्या होता है, आप मैं आम लोग सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे में डॉक्टर साहब से एक आखिरी क्वेश्चन कर लूं, फिर हम ब्रेक जाने पड़ते हैं। उनको टैरिफ अच्छा नहीं मिल रहा, डॉक्टर साहब टैरिफ नहीं मिलता, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, चीज ऑफ डूइंग बिजनेस वो नहीं हो रहा। अगर प्राइवेटाइजेशन इन डिस्कोस की हो जाए तो किस हद तक फायदा होगा यूजर्स को? देखें, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर आप अपने पावर सिस्टम के ब्रेकडाउन को देखें तो जो 60 to 70 to 80% कॉस्ट आती है वो आपकी जनरेशन साइड से आती है, और डिस्कोस का बड़ा कम रोल है आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्राइस सेटिंग में। हाँ, वो जो रिकवरीज नहीं कर पाते उसका एक नेगेटिव रोल ज़रूर आता है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्राइस को कम करने में फ़ायदेमंद तो हो सकती है, लेकिन उतना सिग्निफिकेंटली फ़ायदेमंद नहीं होगी जितना आपको जनरेशन साइड पे या ट्रांसमिशन साइड पे इन्वेस्ट करके उसके रिफॉर्म करके करने के लिए। और दूसरा ये कि जो फर्स्ट फेज में प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है वो गुड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की होने जा रही है। जो आपकी लॉस मेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो शायद बाद में आएंगी। तो हुकूमत को इस टाइम पे ये देखना है कि क्या प्राइवेटाइजेशन के बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज क्या सब्सिडीज के बगैर चल पाएंगी। तो जो मौजूदा मॉडल है आपकी टैरिफ सेटिंग, जो यूनिफॉर्म एवरेज टैरिफ है उसमें तो ये कभी भी नहीं चल सकेंगी। तो हमें मल्टी प्रॉन्ग्ड रिफॉर्म्स की जरूरत है, ना सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन बस, पर हमें उनका कंपटीशन भी इंश्योर करना होगा, और हमें अपने टैरिफ पॉलिसी को भी चेंज करना है, और फिर आपको जनरेशन साइड के और ट्रांसमिशन साइड के रिफॉर्म करने हैं। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि पाकिस्तान एक कैपेसिटी ट्रैप में है, या तो इस कैपेसिटी को यूटिलाइज करें या फिर इन पावर प्लांट्स को अर्ली रिटायर करें। जो आगे पहले बात हो रही थी कि इनके साथ कोई फोर्सफुली रीनिगोशिएशन, वो शायद हमारे बिजनेस क्लाइमेट के लिए अच्छा ना होगा, लेकिन जो इकोनॉमिकली फीजेबल इंस्ट्रूमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं मुल्क में और बाकी दुनिया में, उनको यूटिलाइज करते हुए जरूर इनके साथ अर्ली रिटायरमेंट करनी चाहिए और कैपेसिटी ट्रैप से बाहर निकलना चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पे आपका ये जो साहिवाल कोल प्लांट है, अगर आप इसको रीपर्पस कर लेते हैं, क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन रेट 20% से भी कम है, तो इसको आप रीपर्पस कर लें, ग्रिड लेवल
एनर्जी स्टोरेज में, तो शायद वो आपके लिए इकोनॉमिकली फीजिबल हो जाएगा और उससे आपकी कार्बन एमिशंस भी कम होंगी क्योंकि आप कोयला यूज नहीं करे होंगे। और आप दुनिया को एक अच्छी स्टोरी सुना सकते हैं कि पाकिस्तान चूंकि क्लाइमेट चेंज से मुतासर भी है और हम क्लाइमेट चेंज के लिए भी काम कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की कोई मल्टी प्रॉन्ग्ड इंटीग्रेटेड पॉलिसी मेकिंग होती है तो शायद कंज्यूमर्स का हम जो फायदा वो कर सकते हैं, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा। अगर किसी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो वो शायद एक सवाल अगर डॉक्टर साहब से मैं पूछ लूं, डॉक्टर साहब ये आईपीपीएस के हवाले से, डॉक्टर साहब आईपीपीएस के हवाले से जो बहुत बड़ा मसला सामने आया, वो कह रहे हैं कि इनकी अंडर इनवाइसिंग, ओवर इनवाइसिंग है, इनकी मॉनिटरिंग कुछ नहीं हो रही, इनकी परफॉर्मेंस को कोई नहीं देख रहा। मेरा सवाल आपसे है कि इसको जानबूझ के नहीं देखा जाता कि वेस्टर्न इंटरेस्ट है ब्यूरोक्रेसी का? देखिए, इसमें ना आपने चूंकि पावर परचेजिंग एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं और वो पावर परचेजिंग एग्रीमेंट्स डिपेंडेबल कैपेसिटी पे हैं और हर साल इनके पावर परचेज एग्रीमेंट में ये शेक है कि हर साल उनका ऑडिट होगा उस डिपेंडेबल कैपेसिटी का। वो कितना को होता है, क्या ये वाकई प्लांट अवेलेबल है, वो चीज़ ज़रूर होनी चाहिए और उसकी डिटेल्स पब्लिकली सामने आनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आपने एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, आपके हाथ उस सेंस में बदले हुए हैं, ख़ास तौर पे आपके जो इम्पोर्टेड कोल के प्लांट्स हैं जिसके लिए आपने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सॉवरेन गारंटी बेस्ड एग्रीमेंट्स किए हुए हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ, उनके साथ रीनिगोशिएट करना वो बड़ा जो है वो मुश्किल काम होगा। लेकिन वो स्टेट के लेवल पे मुझे लगता है कि अब वो निगोशिएशन स्टार्ट हो जानी चाहिए क्योंकि ये वाले पावर प्लांट्स फाइनेंशियली टर्मोइल में है, तो ये एक विन विन सिचुएशन होगी चाइनीज स्टेक होल्डर्स के लिए। नाराज हो जाते हैं उनके साथ ये बात की जाए तो, चाइनीज तो खुश नहीं है वो, क्योंकि आपने देखा कि आप तो उनके ज्यादा आईपीवीज हैं। उनकी सबसे ज्यादा जो आप कैपेसिटी चार्जेस देते हैं वो आपके इंपोर्टेड कोल प्लांट्स हैं जो कि 428 बिलियन रुपीस आपने इस साल जो है वो देने हैं। इसी तरह से आपका जो दूसरे उस पर रिलायंस हमें कम करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर खालिद वलीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, इत्तेशाम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद एक और स्टोरी है विद अ न्यू गेस्ट। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम कुछ बात करेंगे। विमेन एक्शन फोरम ने खवातीन की हरासमेंट के हवाले से सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी के खिलाफ वजारत तवानाई को ख़त लिखकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वफाकी वज़ीर के नाम ख़त में विमेन एक्शन फोरम ने कहा है कि के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव मोनिस अलवी पर ख़वातीन मुलाजमीन को हरासा करने के संगीन इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक का बोर्ड उन्हें बचाने में मसरूफ़ है। के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया उसकी पुष्ट पनाही कर रही है, जिसे सूबाई मुहतसिब तहकीकात के बाद मुजरिम करार देकर बरतरफी का हुक्म दे चुकी है और अब भी के इलेक्ट्रिक कानूनी कमज़ोरियों और स्टे ऑर्डर की आड़ लेकर मामले को लटकाने के लिए कोशा है। ख़त में यह भी कहा गया है कि के के बोर्ड ने मुतासरा खातून को बदनाम करने के लिए झूठे बयान तक जारी किए हैं और मुहतसिब के फैसले के बरक्स कारकर्दगी के बहाने पर बरतरफी को जवाज़ बनाया है। इस हवाले से बात करने की बारी साहिबा सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। फरजाना साहिबा, वैसे तो जो सारा मामला था जब कोर्ट से भी प्रूव हो चुका था, अगर इदारे ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, वो एक कवर की तौर पे बैठे रहे, तो ये पावर मिनिस्ट्री को खुद सोचना चाहिए था और ख़ुद से इस पर एक्शन लेना चाहिए था। चूँकि जितना ये मामला हाईलाइट हो चुका था और हमें भी बारहा इस पर बात करने की ज़रूरत पेश आ रही है, अब खतूत की ज़रूरत पेश आ ही चुकी है, ये कंसर्न्स रेज किए गए हैं, इसके बाद आप कितनी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि कोई कार्रवाई होगी इनके अगेंस्ट? देखिए, मुझे तो लगता है कि जो इस वक्त सूरत हाल है कि जहाँ भी कहीं कोई ताकतवर बैठा है तो मजलूम को पाकिस्तान में इंसाफ मिलने के जो मैं समझती हूँ कि मौके हैं या चांसेस है वो ना होने के बराबर हैं। और ख़ास तौर पे इस केस के अंदर उसूली तौर पे होना तो यही चाहिए होता है कि जब केस चला जाता है तो उस वक्त भी जिसके खिलाफ ये केस होता है उसको वक्ती तौर पे मुअत्तल कर देना चाहिए। और जब इस केस में तो जब ऑम्बड्सपर्सन ने फैसला दे दिया और उसको तो के इलेक्ट्रिक का इसके बावजूद मतलब उस बंदे को फारिग ना करना और उसको अपने ओहदे पे बहाल रखना, मैं समझती हूँ कि ये सबके लिए एक बहुत ही शर्म का मकाम भी है और ये सोचने की भी ज़रूरत है कि क्या हमारे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के अंदर जहाँ पे अव्वल तो ख़वातीन कंप्लेंट
बड़ी मुश्किल से कंप्लेन करती हैं, क्योंकि विक्टिम ब्लेमिंग आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर बहुत आम है। और अगर चाहिए होती है कि बहुत कम अभी औरतें हैं जो एनर्जी सेक्टर जो है जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, और बजाय इसके कि हम इस तरह के वाकयात के ऊपर जो है वो बहुत ऐसे वाकयात को टेस्ट केस बनाएं, ताकि इस अदारे को औरतों के लिए एक महफूज अदारे के तौर पे जो है वो पेश करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन जो है वो एनर्जी सेक्टर को और पर्टिकुलरली मतलब के इलेक्ट्रिक और इनको ज्वाइन कर सके। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। ये ऐसा वैफ का ख़त लिखना या उससे पहले भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इस चीज़ की मजम्मत की गई है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी तक इसके ऊपर के इलेक्ट्रिक की तरफ से किसी किस्म की जो है वो उस पे एक्शन नहीं लिया गया। और अभी पावर मिनिस्ट्री कुछ करेगी के इलेक्ट्रिक तो बिल्कुल हम देख रहे हैं कि उनकी जानिब से एक बेशर्मी का मुजाहरा किया गया, कवर दिया गया। पावर मिनिस्ट्री का ये काम है देखिए कि वो इसके ऊपर नोटिस लें। अगर वो नहीं लेंगे तो वही बात है कि आप क्या पैगाम दे रहे हैं। आप यही पैगाम दे रहे हैं ना कि ये अदारे जो हैं ये ख़वातीन के लिए महफूज नहीं है, और वैसे भी इन अदारों में औरतें कम आ रही हैं, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग के शोबे में और ज़्यादा से ज़्यादा औरतें जो हैं वो ले रही हैं। तो ज़ाहिर है उन्होंने इन अदारों को ज्वाइन करना, और आप अगर इन अदारों को महफूज नहीं बनाएंगे तो आप एक औरतों को डिस्करेज करें कि वो इन अदारों का हिस्सा बने। तो मैं समझती हूँ कि ये ना सिर्फ मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी बनती है, बल्कि जो हमारे मिनिस्टर्स हैं इस वक्त, हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो हमारे कोकस हैं, जो हमारा कमीशंस हैं, नेशनल कमीशंस हैं या ह्यूमन राइट कमीशंस हैं, उन सबको इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए और ये मेक श्योर करना चाहिए कि ये जो बंदा है ये बंदा जो है ये औरतों के लिए एक जो है वो एक डेंजरस रिस्क वाले हालात पैदा कर रहे हैं, और इसको फारिग करना चाहिए। प्रायोरिटी बेसिस पे इस मामले को देखना चाहिए था। बहुत शुक्रिया फरजाना बारी साहिबा। जैसे कि हम देख रहे हैं जिन्होंने पार्लियामेंटेरियंस का जिक्र किया, ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो इस इशू को बार बार हाईलाइट करें, क्योंकि हमारी सोसाइटी के मर्द हजरात अक्सर वो उस तरह से इस मामले को समझ नहीं पाते। तो ख़वातीन जो कि ख़ुद इन चीज़ों से सफ़र भी करती हैं तो वो बेहतर तरीके से जानती हैं, और उनको बार बार इस इशू को इतना हाईलाइट करना चाहिए था कि जब तक अंजाम को ना पहुँच जाता ये शख्स तब तक इस मामले को उठाना चाहिए था। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है नाज़रीन। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।